हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र मौर्य आपका स्वागत करता हूं सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है रोजगार विदंकित की जो है जीएस की निधि बुक आई है, इसमें हम लोग जो है इतिहास का जो है पोर्शन करने वाले हैं। दोस्तों जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं 2024 में, 23 में, 21 में, सभी को इस वीडियो में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। एसएससी के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इंपॉर्टेंट, सभी जो है हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का जो है सही कालानुक्रम है। तो इसमें जो है दोस्तों ऑप्शन ए ही हो जाएगा, पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल, उसके बाद फिर नवपाषाण काल, यही जो है सही कालानुक्रम है। अगला क्वेश्चन है, जो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसको देख लेते हैं। जैसे कि पूरा पाषाण काल की जो समयावधि पूछा जाता है, तो ये जो इसकी जो समयावधि थी ये 5 लाख जो है ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। मध्य पाषाण काल की जो समयावधि है ये 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। नवपाषाण काल की समयावधि की बात करें तो 6,000 ईसा पूर्व से जो है 1,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। अगला है अतः जो प्रागैतिहासिक काल का सही क्रम है ये पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भीमबेटका पूरा पाषाण जो है काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा पाषाण कालीन जो स्थित भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ये मध्य प्रदेश में, भारत में गुफा चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए यहाँ से। भीमबेटका जो अवस्थित है तो ये अब्दुल्लागंज, रायसेन, मध्य प्रदेश में स्थित है। भारतीय पुरातत्ववेत्ता वी.एस. वाकड़कर जो है ने प्रथम जो है बार भीमबेटका गुफा को देखा था तथा उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को भी खोजा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय जो है पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर कनिंघम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जो है जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम का जन्म 1814 ईस्वी में लंदन में हुआ था। इनको जो है ब्रिटिश अधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर ग्रुप के साथ काम करने के लिए नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अलेक्जेंडर जो कनिंघम ने भारत में 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की स्थापना की और ये इसके जो है पहले महानिदेशक भी बने थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण काल। सभी दोस्तों जीडी में पूछे गए क्वेश्चन हैं। पूरा पाषाण काल में जो पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे, पूरा पाषाण काल में मानव गुफाओं में रहता था। पूरा पाषाण काल में मानव का जो जीविका का मुख्य आधार शिकार करना होता था। अगला जो पॉइंट है, रॉबर्ट ब्रूस पहले व्यक्ति थे जिनके द्वारा भारत में 1863 ईस्वी में पूरा पाषाण काल के औजारों की खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5, कार्बन डेटिंग जो निम्न की जो है आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्बन डेटिंग द्वारा जो है जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। कार्बन डेटिंग की जो रेडियो कार्बन डेटिंग या कार्बन 14 जो है डेटिंग भी कहते हैं, और जीवाश्मों और पुरातात्विक नमूनों की आयु निर्धारण के लिए कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। कार्बन जो डेटिंग की खोज बिलियर्ड लीबी ने की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उच्च पुरापाषाण कालीन हड्डी की बनी मात्र देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों प्राप्त हुई है बेलन घाटी यानी उत्तर प्रदेश में जो है ये प्राप्त हुई है। उच्च जो है पुरापाषाण कालीन हड्डी की जो बनी मात्र देवी की प्रतिमा उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी से प्राप्त हुई है। बेलन घाटी की जो खुदाई GR शर्मा इंपॉर्टेंट है के निर्देशन में कराई गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, संभवतः खालिस्तान मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7,000 वर्ष पहले होती थी। मेहरगढ़ एक जो है नवपाषाणकालीन स्थल है जहां फसल उत्पादन का जो है प्रमाण मिलता है। लगभग जो है 7,000 वर्ष पहले मेहरगढ़ में जो है कपास की जो खेती होती थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8,
बुर्जहोम नवपाषाण काल स्थल खालिस्तान में स्थित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में स्थित है। नवपाषाणकालीन स्थल बुर्जहोम जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। बुर्जहोम से अनेक जो है गर्तावास से मृद भांड एवं हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का जो कंकाल भी बुर्जहोम से ही प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मध्य पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू पशु बनाया था, तो ये हो जाएगा कुत्ता को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो है मध्य पाषाण कालीन लोगों ने सबसे पहले जो है कुत्तों को पालतू पशु बनाया था। पाषाण काल उस अवधि को जो है संपादित करता है जो है जब पत्थर का उपयोग उपकरण बनाने के लिए किया जाता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। होमो इरेक्टस का एक जो है कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए नर्मदा घाटी में हथनोरा में। हथनोरा मध्य प्रदेश में स्थित है, ये आप लोग भी याद रखिएगा। नर्मदा नदी के किनारे स्थित हथनोरा में होमो इरेक्टस का एक कपाल मिला था। होमो इरेक्टस जो है प्लीस्टोसीन काल से मनुष्यों की प्रजाति थी। हथनोरा में प्राचीन मानव अवशेषों के जो खोज 1982 ईस्वी में अरुण जो है सोनकिया ने की थी। इम्पॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 11 है प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का जो है पता लगाया गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा नवपाषाण काल में। सर्वप्रथम जो है कृषि का प्रारंभ नवपाषाण काल में हुआ था। भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित प्राचीनतम नवपाषाण कालीन बस्ती मेहरगढ़ बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान। अगला जो पॉइंट है नवपाषाण काल का जो प्रमुख औजार है यह है पत्थर की कुल्हाड़ी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। भारत में मध्य पाषाण काल के जो संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो ये जो है दिए गए कथन दिए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो 3 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल 2 ही सही है, बाकी सभी जो है गलत है। 2 में देख लेते हैं क्या दिया गया है, तो ये दिया गया है भीमबेटका शैल चित्रों की जो खोज उस समय हुई जब पुरातत्वविद वीएस वाकड़ जो है कर ने भोपाल से इटारसी की यात्रा करते हुए रेलगाड़ी की खिड़की से शैल देखे तथा उस स्थल का अन्वेषण करने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन पर उतर गए। यही जो है क्वेश्चन सही है, बाकी सभी गलत है। अलेक्जेंडर वंश ने भारत में पहली जो शैल चित्रों की खोज नहीं की। भारत में पहली शैल चित्रों की जो खोज है दोस्तों मध्य प्रदेश के भीमबेटका शैल जो आश्रयों में वीएस वाकड़कर ने की थी। सुहागी घाट पहले चट्टान चित्रों की खोज के लिए सही स्थान नहीं है। भीमबेटका शैल चित्रों की खोज तब हुई जब पुरातत्वविद वीएस वाकड़कर ने भोपाल से इटारसी जाते समय ट्रेन की खिड़की से चट्टानों को देखा और स्थल का पता लगाने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन पर उतर गए। यह कथन सही है, ये भी हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। अगला जो पॉइंट है भीमबेटका शैल आश्रय मध्य प्रदेश में स्थित है और यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है। अब हम लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी जो है डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है 1948 में अर्नेस्ट माइके ने उल्लेख किया कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को खालिस्तान ईंटों से बनाया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन दिए गए हैं, हो जाएगा पहला ऑप्शन पकी ईंटों से बनाया गया था। अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है लोथल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं जैसे कि हड़प्पा सभ्यता का एक जो है प्रमुख बंदरगाह है, ये भी इंपॉर्टेंट है। खोजकर्ता की बात करें तो ये डॉक्टर SR राव हो जाएंगे और जो है अवस्थित ये कहाँ पे मतलब स्थित है, तो अहमदाबाद में स्थित है गुजरात में, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लघु हड़प्पा के उपनाम से जो है स्थित है, ये लघु हड़प्पा कहते हैं इसे। और लोथल से प्राप्त जो प्रमुख वस्तुएं हैं जैसे कि फारस की मुहर ये प्राप्त हुई थी और 3 युगल समाधियाँ प्राप्त हुई थी। बाजरे एवं धान यानी चावल के साक्ष्य भी यहीं पे मिले थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सिंधु घाटी स्थल अब पाकिस्तान में स्थित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हड़प्पा हो जाएगा। प्रमुख जो सिंधु घाटी स्थल हैं ये कहाँ कहाँ अवस्थित है ये सभी दिया गया है। जैसे हड़प्पा जो अवस्थित है मोंटेगो मरी में स्थित है पाकिस्तान में,
और आलमगीरपुर ये मेरठ उत्तर प्रदेश भारत में स्थित है। और कालीबंगा की बात करें तो हनुमानगढ़ राजस्थान भारत में स्थित है। लोथल की बात करें तो अहमदाबाद गुजरात भारत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। सिंधु घाटी जो सभ्यता के विशाल स्नानागार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये कथन दिए गए हैं और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका जो उपयोग संभवतः धार्मिक प्रयोजन के लिए किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के जो है मोहनजोदड़ो स्थल से एक अद्भुत निर्माण विशाल स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस स्नानागार के जो है उत्तर तथा दक्षिण में तालाब में उतरने के लिए 9 सीढ़ियां बनाई गई थी। यह स्नानागार लगभग जो है 39 फीट लंबा और 23 फीट चौड़ा तथा 8 फीट गहरा था। नोट पॉइंट में देख लेते हैं। जो है घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी जो है इमारत ये विशाल जो है अन्नागार था। ये आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे बड़ी इमारत की बात करें तो कौन था? तो विशाल अन्नागार, जहाँ पे अनाज रखा जाता है, सबसे बड़ा यही था। हड़प्पा सभ्यता का जो है मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये इम्पोर्टेंट है, तो ये हो जाएगा सिंधु नदी पर स्थित है। प्रमुख सिंधु घाटी स्थल दिए गए हैं और जो है समीपस्थ नदी दी गई है। जैसे कि हड़प्पा जो नदी के किनारे थी तो रावी नदी किनारे था। मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के किनारे और आलमगीरपुर ये हिंडन नदी के किनारे अवस्थित था। कालीबंगा की बात करें तो घग्गर हो जाएगा और लोथल भोगवा नदी हो जाएगा। रोपड़ ये सतलज नदी और शुतकांगेडोर ये दास्क नदी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सिंधु घाटी सभ्यता की जो नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11 सेंटीमीटर। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल से जो कांसे से निर्मित नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी जिसकी ऊंचाई लगभग 11 सेंटीमीटर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। सिंधु घाटी जो सभ्यता का हड़प्पा स्थल खालिस्तान द्वारा खोजा गया था तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राय जो है बहादुर दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया था। अगला जो प्रमुख सिंधु घाटी एक तरफ दिया गया है और एक तरफ खोज करता और उसके जो उत्खनन करता है वो दिए गए। जैसे हड़प्पा के जो खोज किया था यानी उत्खनन करता है ये राय बहादुर दयाराम साहनी है। अगला जो है मोहनजोदड़ो है ये राखलदास बनर्जी है उत्खनन करता। और आलमगीरपुर ये यज्ञ दत्त शर्मा हो जाएंगे और लोथल हो जाएगा SR राव। और कालीबंगा की बात करें तो VK थापर तथा BB लाल ये हो जाएंगे उत्खनन करता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा खालिस्तान नदी के तट पर जो है स्थित था तो ये कौन से तट पर स्थित था? तो ये हो जाएगा रावी नदी पर स्थित। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक तरफ जो है सिंधु घाटी स्थल दिए गए हैं और एक तरफ समीपस्थ नदी दी गई है। तो हड़प्पा ये रावी नदी अभी हम लोग पीछे पढ़ भी चुके हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु, आलमगीरपुर हिंडन, कालीबंगा घग्गर और लोथल भोगवा रोपड़ सतलज शुतकांगेडोर ये दास का भी हम लोग पीछे पढ़ ही चुके हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ में स्थित हड़प्पाकालीन स्थल है। यहाँ पर से घोड़े की जो हड्डियों के भी साक्ष्य मिले हैं। गुजरात में स्थित धौलावीरा हड़प्पा स्थल की खोज 1967 से 1968 में JP जोशी ने की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। वर्ष 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा के खुदाई का जिम्मा लिया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए डी है M व्हीलर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। M व्हीलर ने वर्ष 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो है महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला। M व्हीलर ने अपने जो है कार्यकाल के दौरान हड़प्पा जो है अरिक्कामांडू जो है तथा ब्रह्मगिरी जैसे ऐतिहासिक जो है स्थलों की जो है खुदाई करवाई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना वर्ष 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। कनिंघम इसके जो है प्रथम महानिदेशक भी थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? तो ये हो जाएगा राखीगढ़ी हो जाएगा। राखीगढ़ी पूछा जाएगा तो कहाँ है? तो ये हरियाणा में है। राखीगढ़ी जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। कालीबंगा जो है हड़प्पा स्थल राजस्थान में है और यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा जो है कि गुजरात में है। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम यानी खेल का मैदान यहाँ से मिला है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। सिंधु सभ्यता के लोग खालिस्तान बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे, तो ये हो जाएगा कांस्य। कांस्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी के जो लोग हैं कांस्य बनाने के लिए तांबे एवं टिन को मिश्रित करते थे। बहुत पूछा जाता है दोस्तों, ये इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तांबे और जो है टिन का मिश्रण क्या कहलाता है, तो आपको बताना होगा, लिखना होगा, टिक करना होगा कांस्य। सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल की खोज वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। ये भी इम्पोर्टेंट है। यह वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। रेडियो कार्बन जो है 14 विधि के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व माना गया है। अगला क्वेश्चन 24। मोहनजोदड़ो नाम का जो अर्थ है, इसका जो अर्थ में मुर्दों का टीला है, तो खालिस्तान में भरना है तो ये सिंधी में बोला जाता है मुर्दों का टीला। जो है सिंधु भाषा में मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है मृतकों का टीला है। जो है सैंधव स्थल मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने की थी। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जो है लरकाना जिले में जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यहाँ की जो शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी, ये भी पूछा जाता है। हड़प्पा स्थल की जो खोज है 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है पिक्टोग्राफ अर्थात चित्रात्मक थी। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, खरोष्ठी। प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। खरोष्ठी लिपि पढ़ने का जो श्रेय है जेम्स प्रिंसेस को जाता है। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में हैं। अपवाद स्वरूप पूछा जाए तो अशोक के जो है साहिबा जो गढ़ी अभिलेख है एवं मानसेहरा अभिलेख की जो लिपि है ये खरोष्ठी है। अगला क्वेश्चन 26। पाकिस्तान के किस जो है प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो की जो प्राचीन सभ्यता का स्थल है, तो ये हो जाएगा सिंध करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान के खोजकर्ता राखल दास बनर्जी वर्ष 1922 करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त महत्वपूर्ण स्मारक साक्ष्य यानी वृहद स्नानागार करेक्ट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा पंजाब प्रांत पाकिस्तान के जो खोजकर्ता हैं ये दयाराम साहनी है, अभी हम लोग पढ़ ही चुके हैं। 1921 में खोजा था। हड़प्पा से प्राप्त जो महत्वपूर्ण स्मारक साक्ष्य है विशाल जो है अन्नागार है, अभी हम लोग सभी पढ़ चुके हैं पीछे, ये नोट में दिए गए हैं, तो ये बार बार आप लोग देख लीजिएगा तो याद हो जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता का समय काल जो 2300 ईस्वी पूर्व से जो 1750 ईस्वी पूर्व ने रेडियो कार्बन जो है 14 डेटिंग के आधार पर बताया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह शहर निम्न में से कौन था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, लोथल अहमदाबाद गुजरात में है। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। लोथल एक जो है डाक यार्ड यानी जहाज़ों की गोदी भी है। कालीबंगा की बात करें तो गंगा नहर यानी राजस्थान में है कि उत्खननकर्ता बीबी लाल एवं बीके थापर हैं। धौलावीरा यानी कच्छ गुजरात में है और इसके जो खोजकर्ता हैं ये जेपी जोशी हैं। जेपी जोशी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28। निम्नलिखित में से कौन सा सभ्यता अपने जो है नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ ये जो अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पे दोस्तों नगर नियोजन की जो व्यवस्था है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। हड़प्पा सभ्यता में सीधी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ये भी पूछा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे। मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त अवशेष हैं, नर्तकी की जो है मूर्ति है कांसे की बनी हुई थी। विशाल जो है स्नानागार भी है, यहीं से मिला है। पशुपतिनाथ की मूर्ति और मुद्रा पर अंकित है थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध
का जो है बाग कहा जाता था। तो ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो को सिंध का जो है बाग कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को सिंध के जो है नखलिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। एक तरफ हड़प्पा स्थल दिए गए हैं और एक तरफ नदी दी गई है। जैसे कि हड़प्पा जो नदी किनारे था, रावी नदी किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे, और कालीबंगा घग्गर नदी के, अभी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं तो रिपीट हो रहा है। भोगवा नदी किनारे लोथल, और आलमगीरपुर ये हिंडा नदी किनारे, और रोपड़ की बात करें तो शतलुज नदी के किनारे स्थित थे। 30 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित करने वाला है। एक तरफ सूची 1 दिया गया है और एक तरफ सूची 2 दिया गया है, जिसमें आपको जो है मिलाना है। तो ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 2 4 3। 1 2 4 3 हो जाएगा, यानी इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा लोथल 2, और ये हो जाएगा कालीबंगा जुता हुआ खेत और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति, यानी 1 2 4 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है मोहनजोदड़ो से जो साक्ष्य मिला है नर्तकी की मूर्ति वृहद जो है स्नानागार, ये मोहनजोदड़ो से मिला है। और कालीबंगा से अग्निवेदिकाएं और जुता हुआ जो है खेत मिला है, सॉरी। लोथल से ये गोदी और फारस की मुहर मिली है। हड़प्पा से जो है समाधान यानी आर जो है 37 यानी और अन्नागार यहाँ से मिला है हड़प्पा से। अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, रोपड़ यानी पंजाब में है और कालीबंगा राजस्थान में है। लोथल की बात करें तो गुजरात में है तथा आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में स्थित है और प्रमुख हड़प्पाई स्थल हैं ये सभी। अगला क्वेश्चन है 31, किस स्थान पर हड़प्पा कालीन रथ की एक जो है प्रतिमा प्राप्त हुई थी? तो ये हो जाएगा दैमाबाद। यहाँ से जो है रथ की जो है एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी। दैमाबाद यानी महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि एक हड़प्पाई स्थल है। इसे यहाँ पे रथ की जो है मूर्ति पाई गई थी। दैमाबाद हड़प्पा का जो है दक्षिणतम स्थल है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, मानव द्वारा जो सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था ये था जौ। ऑप्शन बी हो जाएगा। जौ मानव द्वारा जो है सर्वप्रथम प्रयुक्त किया जाने वाला अनाज था और वैश्विक रूप से सर्वप्रथम जौ को 8000 ईस्वी पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया में मानव द्वारा उगाया गया। अगला क्वेश्चन है, सॉरी पॉइंट है, नवीनतम शोधों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम जो है कृषि के जो साक्ष्य हैं लहुरा दे संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में है और ये से मिले हैं। यहाँ से 9000 ईस्वी पूर्व से 7000 ईस्वी पूर्व तक के जो है बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गौरतलब है कि इन जो नवीनतम शोधों के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान में था। अगला जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वैदिक सभ्यता से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट यानी क्वेश्चन बने हैं सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो 33 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता पारुषणी नदी। पारुषणी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पारुषणी जो प्राचीनतम भारत में ऋग्वेद काल की जो नदियों में जो है प्राचीन और आधुनिक नाम निम्न है, जैसे कि अस्कनी को आधुनिक नाम के रूप में चिनाब कहा जाता है और विपाशा को व्यास कहते हैं आधुनिक नाम में। वितस्ता ये प्राचीन नाम था और आधुनिक नाम झेलम हो गया। परसुड़ी को रावी नदी के नाम से आप जानते हैं। सदानीरा को ये गंडक जो है नदी के नाम से आप जानने लगे हैं। गोमती को गोमल के नाम से जानते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 34, उत्तर भारत में लौह युग को पुरातात्विक रूप से उन संग्रहों द्वारा दर्शाया गया है जिनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विशेष प्रकार के मिट्टी के बर्तन शामिल हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो दोस्तों पहला ऑप्शन है चित्रित जो है दूषित मृतभांड, ये भी सही है, और दूसरा जो है उत्तरी कृष्ण मार्जित मृतभांड, ये भी सही है। तो इसमें जो है दोनों सही हो जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है से सारनाथ स्थित सिंह शीर्ष से सही घटक है? तो यहाँ पे आपको दिए गए हैं, इसमें सही घटक बताना है, ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 3 सही हैं। यानी 1 और 3 में क्या लिखा है? तो यहाँ पे लिखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में देख लेते हैं, सिंह स्तंभ को सारनाथ में स्थित है
सिंह स्तंभ है ये जो है सारनाथ में स्थित है। भारत की सांस्कृतिक विरासत के सबसे महत्वपूर्ण प्रतीकों में से एक है और भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भी है। यह स्तंभ पॉलिश किए हुए बलुआ पत्थर से बना है और मूल रूप से मौर्य वंश में तीसरी जो है शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। अगला जो नोट पॉइंट है, इस जो संरचना में कई घटक हैं जो इसके डिज़ाइन और प्रतीकवाद के अभिन्न अंग हैं। अगला नोट है पॉइंट है सैफ्ट एक जो है बेलनाकार स्तंभ है जो अभिलेख और राजधानी का समर्थन करता है। यह लंबा तथा पतला है क्योंकि यह ऊपर की ओर बढ़ता है और पूरी संरचना के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है। अभिलेख के नीचे वास्तव में उल्टी पंखुड़ियां हैं जिन्हें अक्सर कमल की पंखुड़ियां कहा जाता है। यह पंखुड़ियां पवित्रता और ज्ञानोदय का प्रतीक हैं और तथा डिजाइन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सिंह स्तंभ एक ऐतिहासिक स्मारक ही नहीं बल्कि भारत की संप्रभुता और धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक भी है। भारतीय संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अशोक चिन्ह को अपनाया था। 36 नंबर क्वेश्चन है जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्राचीन भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी ऋग्वेद। ऋग्वेद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। प्राचीन भारत का जो सबसे पुराना ग्रंथ की बात करें तो ये प्राचीनतम वेद है, सबसे पुराना ऋग्वेद है और ऋचाओं में जो बद्ध एकमात्र वेद है ये। और रचना काल की बात करें तो ये 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी जो है पूर्व के मध्य इसकी जो है रचना हुई है। ऋग्वेद में जो है कुल मंडल बहुत पूछा जाता है तो 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं और ऋचाएँ की बात करें तो लगभग 10,600 ऋचाएँ हैं। भारतवंश के नाम पर इंडिया का नाम जो है भारत रखा गया। निम्नलिखित में से किस वेद में इस वंश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो ये मिलता है ऑप्शन डी में ऋग्वेद। सर्वप्रथम भारत का नाम जो है उल्लेख ऋग्वेद से मिलता है और एक पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा दुष्यंत तथा शकुंतला के जो पुत्र हैं भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख खारवेल के जो हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है या कथन दिए गए हैं 1 2 3 4 इसमें आपको बताना है कौन सा जो है कथन सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 सभी जो है सही हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट जो है दिए गए हैं। पहला में कौन दिया गया, दूसरा में क्या कौन दिया गया। तो पहला पॉइंट दिया गया था भगवत गीता जो है महाभारत का भाग है तथा यह कृष्ण और अर्जुन के बीच एक संवाद, ये बिल्कुल सही बात है। और दूसरा जो पॉइंट दिया गया है शंकराचार्य हिंदू दर्शन के अद्वैत वेदांत संप्रदाय से जुड़े हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। और तीसरा देख लेते हैं ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और इसमें विभिन्न देवताओं को समर्पित जो है स्तोत्र गान शामिल है, ये भी सही है। और चौथा है नाटक शास्त्र जिसका श्रेय ऋषि भरत को जो है दिया जाता है अभिनय कलाओं पर एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है और हिंदू आध्यात्मिकता की जो है अभिव्यक्ति से निकटता से संबंधित है। जो है चारों बिल्कुल सही आंसर हैं, तो इसीलिए जो है ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 1 2 3 4 सभी जो है सही हैं। वेद त्रयी किसे कहते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ए ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद को। ऋग्वेद जो है यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। वेद के 4 भाग होते हैं जैसे संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य और उपनिषद। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ऋग्वेद में तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है जिसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। बहुत पूछा जाता है दोस्तों कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में हुआ है, तो आपको बताना है ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 40 है किस वेद में सभा एवं समिति को जो है प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में कहा गया है। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की जो है 2 पुत्रियां कहा गया है। ये प्राचीन भारत की राजनैतिक संस्थाएं थी जो राजा को सलाह देने का कार्य करती थी। सभा श्रेष्ठ एवं जो संभ्रांत लोगों की जो है संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का जो है प्रतिनिधित्व करती थी।
अगला क्वेश्चन है 41, उपनिषदों का जो केंद्रीय विषय क्या था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दर्शन एवं ज्ञान। उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ है शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का जो केंद्रीय विषय है दर्शन एवं ज्ञान है। ऋग्वेद में अनाज के लिए किन शब्दों का जो है प्रयोग किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोधूम और व्रही। ऋग्वेद प्राचीन सभ्यता का जो सबसे पुराना और पवित्र ग्रंथ है, इसकी जो है रचना लगभग जो है 1500 से 1200 ईसा पूर्व से में हुई थी। इसमें विभिन्न देवताओं को समर्पित स्तुतियां हैं और यह प्रारंभिक वैदिक संस्कृति और समाज में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ऋग्वेद में विभिन्न प्रकार के जो है अनाजों का उल्लेख है जो वैदिक लोगों द्वारा जाने जाते थे और उनकी खेती भी जो है की जाती थी। अगला क्वेश्चन है 43, ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये हो जाएगा ऐतरेय। ऐतरेय करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेद के 4 भाग होते हैं, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। वेद एवं उनके ब्राह्मण ग्रंथ निम्न प्रकार हैं, जैसे कि एक तरफ वेद दिया गया है और एक तरफ ब्राह्मण ग्रंथ दिया गया है। तो ऋग्वेद में ऐतरेय ब्राह्मण जो है, कौशितकी ब्राह्मण, और सामवेद में पंचविंश ब्राह्मण और षड्विंश ब्राह्मण, और यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण, अथर्ववेद में गोपथ ब्राह्मण करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद का जो केंद्रीय विषय क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ईश्वर की महिमा। भारतीय परंपरा में कुल जो है 4 वेद हैं, जैसे कि ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। इन वेदों के जो केंद्रीय विषय निम्न हैं, जैसे कि ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा, यजुर्वेद में बलिदान विधि, सामवेद में संगीत, अथर्ववेद में औषधियों से संबंधित है। अथर्ववेद ये पूछा जाता है दोस्तों कि संगीत किस वेद में है, तो सामवेद में है, और बलिदान यजुर्वेद में है, और औषधियाँ जितने भी हैं तो ये अथर्ववेद में है। क्वेश्चन नंबर 45, आर्यों की मुख्य यानी प्रमुख जो है सामाजिक जो इकाई है खालिस्तान थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जन थी। आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई है 5 भागों में बटी थी। पहला कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई जन थी। जन के अधिपति को राजा कहा जाता था। आर्यों को जो है पंच जन भी कहा गया है क्योंकि इनके 5 कबीले थे, अनु, ध्रुव, पुरु, तुर्वस जो है तथा व्रत। यहाँ पे दोस्तों सुमेलित करना, एक तरफ आश्रम दिया गया, एक तरफ आयु दिया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा जो है ब्रह्मचर्य। ये जो है ये ब्रह्मचर्य की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1 4 3 2। ये हो जाएगा 1 4 3 2। ब्रह्मचर्य जो है 1, और गृहस्थ 25 से 50 वर्ष, और ये हो जाएगा वानप्रस्थ 2, और ये हो जाएगा संन्यास 50 से 75 तक। तो 1 4 3 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 4 3 2 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, 1 4 3 2 है, 1 4 3 2। यानी ब्रह्मचर्य की बात करें तो ये जन्म से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, और गृहस्थ की बात करें तो 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ रहना चाहिए। वानप्रस्थ यानी 50 से 75, और जो है संन्यास की बात करें तो 75 से 100 होना चाहिए। ये एज दी गई हैं, तो ये ऑप्शन हो जाएगा 1 4 3 2, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जवालोपनिषद में चारों जो आश्रमों यानी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का विवरण मिलता है। जैसे कि आयु के आधार पर इनका क्रम निम्न है। यहाँ पे समझाया गया है कि ब्रह्मचर्य की बात करें तो जन्म से 25 वर्ष तक, और गृहस्थ 25 से 50 वर्ष तक, वानप्रस्थ 50 से 75, और जो है संन्यास 75 से 100 वर्ष तक। भरहुत स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये भरहुत जो स्तूप है ये स्थित है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भरहुत स्तूप की जो अवस्थित है इस सतना यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। भरहुत के मूल स्तूप के निर्माण का जो श्रेय मौर्य जो है सम्राट अशोक को जाता है। भरहुत स्तूप की जो पाषाण वेदिका एवं तोरणों के जो है निर्माण का श्रेय पुष्पमित्र शुंग को जाता है। अगला क्वेश्चन है 48, स्तूपों के जो है अलंकरण
में जो है किंजलकिनी शब्द का क्या संदर्भित करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सहस्त्र कमल पुष्पों की माला को संदर्भित करता है। स्तूप बौद्ध वास्तुकला में जो है महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं जो ध्यान के स्थान और प्रबुद्ध जो है मन के रूप में कार्य करती हैं। कमल के जो है फूलों का जो बौद्ध धर्म में गहरा जो है प्रतीकात्मक जो है अर्थ है, जो पवित्रता, ज्ञानोदय और पुनर्जन्म का प्रतीक है। अशोक अक्सर जटिल नक्काशी तथा संरचनाएं की होती हैं जिसमें जो है किंजंकिली जो है भी शामिल है, जो क्षेत्र की जो है कलात्मक एवं सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती हैं। अगला क्वेश्चन है 49, उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला में कौन सा तत्व गर्भगृह और स्तंभित मंडपों के ऊपर जो है अधिरचना या मीनार को दर्शाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, शिखर। शिखर करेक्ट आंसर हो जाएगा। गर्भगृह की बात करें तो यह प्रायः वर्गाकार होते हैं। यह मंदिर का वह भाग होता है जिसमें मूर्ति स्थापित होती है। मंडप की बात करें तो यह गर्भगृह के सामने स्तंभों पर स्थित एक जो है प्रकार का जो है बरामदा होता है, बरामदा जिसे बोलते हैं अपने घरों में। अंतराल की बात करें तो यह गर्भगृह एवं मंडप को जोड़ने वाला भाग होता है। प्रदक्षिणा पथ होता है, यह गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा हेतु एक जो है गैलेरी नुमा जो है बरामदा होता है। नोट पॉइंट में देख लेते हैं, उत्तर भारतीय मंदिर नागर शैली में निर्मित होते हैं। ये पूछा जाता है कि उत्तर भारत के मंदिर किस शैली में होते थे, तो ये नागर शैली करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस शैली में के जो मंदिरों के जो शिखर हैं रेखीय होते हैं। रेखीय शिखर यानी गर्भगृह तथा स्तंभित मंडपों के ऊपर अधिरचना या मीनार को दर्शाता है। रेखीय शिखर गर्भगृह का जो क्रमागत ऊंचाई की ओर घटता हुआ स्वरूप है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है स्तूप की जो है संरचना से संबंधित नहीं पूछा जा रहा? तो यहाँ पे हो जाएगा विमान। स्तूप शब्द से जो तात्पर्य है किसी वस्तु का ढेर। सर्वप्रथम स्तूप शब्द की जो जानकारी है ऋग्वेद से प्राप्त हुई थी। मुख्य रूप से स्तूपों को जो है निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि उद्देश्य का स्तूप, शारीरिक स्तूप जो है, पूजार्थक स्तूप, पारिभोगिक स्तूप। स्तूप की जो संरचना से संबंधित प्रमुख शब्दावलियां हैं जैसे कि वेदिका, रेलिंग स्तूप की सुरक्षा हेतु निर्मित, और छत्र ये धार्मिक प्रतीक चिन्ह है, और हर्मिका ये स्तूप के शिखर पर जो अस्थियों की जो है सुरक्षा हेतु निर्मित है। जो अर्धगोलाकार भाग है स्तूप का। सोपान यानी सीढ़ी मेदी पर चढ़ने उतरने के लिए, और मेदी कुर्सी स्तूप का मुख्य हिस्सा चबूतरा जिसे बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, कथा सरिता ग्रह जो है एक साहित्यिक कृति मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृत हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। साहित्यिक कृति जो है कथा सरित सागर जो है मूल रूप से संस्कृत भाषा में रचित है। 52 नंबर क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी यानी व्याकरण पर एक संस्कृत ग्रंथ है जिसकी रचना 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में खालिस्तान द्वारा की गई थी। तो ये हो जाएगा पाणिनि द्वारा। अगला जो क्वेश्चन एक तरफ दिया गया पुस्तक और एक तरफ रचनाकार है। अष्टाध्यायी की जो बात करें तो ये पाणिनि इसके रचनाकार हैं, और महाभाष्य पतंजलि की जो है इन्होंने रचना की थी, और कथा सरिता सागर ये सोमदेव हो जाएंगे रचनाकार, और बृहत कथा मंजरी ये क्षेमेंद्र हो जाएंगे, और विक्रमांक देवचरित ये विल्हड़ हो जाएगा, रामचरित हो जाएगा चरितम ये संध्यांकर जो है नंदी हो जाएगा। जो है 53 नंबर क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक काल में जो है धनवान व्यक्ति को खालिस्तान के रूप में जाना जाता था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, गोमित जो है गोमत करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोमत करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोमत एक जो है संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है एक धनी व्यक्ति। ऋग वैदिक काल में जो है मवेशियों को धन का मुख्य साधन माना जाता था। गाय को अगन्या कहा जाता था, ये भी इम्पोर्टेंट है, और पुत्री को दुहिता कहा जाता था। वेकनाट जो ये सूदखोर के लिए प्रयुक्त शब्द था। ऋग्वेद में इंद्र को जो है पुरंदर भी कहा गया है। पणि शब्द उन व्यापारियों के लिए प्रयुक्त होता था जो पशुओं की जो है चोरी के लिए कुख्यात थे। जौ के लिए यौ शब्द का प्रयोग किया जाता था। बलि एक जो है प्रकार कर था जो प्रजा स्वेच्छा से राजा को देती थी।
आर्य को जो है पंचजन भी कहा जाता था, ये भी इम्पोर्टेंट है, अभी हम लोग पढ़ भी पीछे चुके हैं। कबीले के जो है राजा को गोप कहा जाता था। 54 है, चार वेदों में से किसमें जो है बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अथर्ववेद में जो है जादू टोना वगैरह है। अथर्ववेद की जो रचना है अथर्व तथा अंगिरस ऋषियों द्वारा की गई थी। इसमें जो है ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, रोग निवारण, जादू टोना, बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र आदि का वर्णन है। अथर्ववेद का जो एकमात्र जो है ब्राह्मण ग्रंथ है गोपत है। इसके उपनिषद हैं जैसे प्रश्नोपनिषद, मांडुक्योपनिषद तथा मुंडकोपनिषद, ये सभी उपनिषद हैं और सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये भी पूछा जाता, बहुत बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस वेद में 10 राग युद्ध यानी 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा ऋग्वेद में। 10 राग युद्ध का जो वर्णन है ऋग्वेद में जो है विस्तार से किया गया है। 10 राग युद्ध भारतवंश के राजा जो है सुदास तथा 10 जनों यानी 5 आर्य एवं 5 अनार्य के बीच हुआ था। इस युद्ध में राजा जो है सुदास विजयी रहे हैं और यह युद्ध परशुड़ी नदी यानी रावी नदी के नाम से जो जानी जाती है के किनारे हुआ था। 56 है, जीवन की जो अवस्थाओं से धार्मिक रिवाजों को संस्कार कहा जाता है। सूची फर्स्ट में सूची जो है बद्ध संस्कारों का सूची सेकंड में उल्लिखित उनके सही अर्थ मिलान करना है। तो एक तरफ सूची 1 दिया गया है और एक तरफ सूची 2 दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा निष्क्रमण, ये हो जाएगा डी हो जाएगा और बी सी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चे को घर से बाहर ले जाना ताकि वह सूर्य देख सके तो निष्क्रमण कहते हैं। और मुंडन रस्म का जो धार्मिक रिवाज है चूड़ा कर्म कहते हैं। और पवित्र जनेऊ जो है रस्म की जो शुरुआत किया जाता है उसे जो है विदारंभ कहते हैं। और अध्ययन काल शुरू करने के लिए उपनयन कहते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक काल के जो है एक चरण में राजा को गोपति कहा जाता था जिसका अर्थ खालिस्तान है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मवेशियों का स्वामी, यही भरा जाएगा। वैदिक काल के जो अधिकारी एवं उनके जो पद का नाम है निम्न प्रकार से दिए गए हैं, जैसे पद एक तरफ पद दिए गए एक तरफ अधिकारी। ग्रामणी का जो है अधिकारी गांव का मुखिया। और पालागल ये विदूषक, महिषी मुख्य रानी, पुरोहित ये मुख्य पुजारी, सेनानी सेना के सुप्रीम कमांडर, भागदूध ये कर संग्रह करता ये जो करवर वसूलते हैं। और गोपति ये हो जाएगा मवेशियों का स्वामी हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन, निम्न भारतीय दर्शनों में से जो है कड़ाद यानी उलूक द्वारा रचित कौन सा है? तो ये हो जाएगा वैशेषिक, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख्य दर्शन तथा जो संबंधित प्रवर्तक है जैसे जो है प्रमुख दर्शन एक तरफ दिए गए हैं और एक तरफ प्रवर्तक दिए गए हैं। पूर्व मीमांसा ये जैमिनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर मीमांसा ये बाद रायण हो जाएगा। और न्याय गौतम हो जाएगा। और सांख्य कपिल हो जाएगा। योग पतंजलि से संबंधित है, प्रवर्तक है। और वैशेषिक ये हो जाएगा कड़ाद उलूक। चारवाक हो जाएगा चारवाक। 59 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ फिलॉसफी की स्थापना प्राचीन भारत में खालिस्तान द्वारा की गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा जैमिनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, लिंग पूजा का जो प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो ये लिंग पूजा का जो प्रथम स्पष्ट उल्लेख है ये पुराण में मिलता है, ये दोस्तों हो जाएगा जो है मत्स्य पुराण में मिलता है। मत्स्य पुराण करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुराणों का जो रचयिता एवं जो है संकलन करता लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। और पुराणों की जो संख्या है ये 18 है। सबसे पुराना जो पुराण है मत्स्य पुराण है, ये भी पूछा जाता है। और स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण है। और ब्रह्म पुराण जो है, पद्म पुराण जो है, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण आदि अन्य प्रमुख पुराण हैं। लिंग पूजा का जो प्रथम स्पष्ट उल्लेख है ये मत्स्य पुराण में मिलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, पारंपरिक हिंदू धर्म के जो है भारतीय साहित्य में कितने वेद हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 वेद हैं।
वेद सनातन धर्म से संबंधित है तथा ये भारतीय साहित्य की जो है सबसे पुरानी कृतियां हैं। वेद का जो अर्थ होता है ज्ञान होता है। वैदिक जो साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारतीय साहित्य में वेदों की जो संख्या है ये 4 है, जैसे कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद पढ़ चुके हैं हम लोग पीछे। ऋग्वेद की बात करें तो सबसे प्राचीन ग्रंथ है, इसमें 10 मंडल 1028 सूक्त और लगभग 10,600 ऋचाएँ हैं। इसके जो है तीसरे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख है। सभी जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ भी चुके हैं पीछे, रिपीट हो रहे हैं, तो आपका जो है ये हो जाएगा अच्छे से तैयार। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है, ये भी पूछा जाता है। जो है चतुर्वर्ण समाज व्यवस्था ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है। सामवेद की बात करें तो संगीत, भारतीय संगीत जो है का जन्म इसी वेद से हुआ है। सामवेद में कुल जो है 1875 ऋचाएँ हैं। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। सामवेद के जो मंत्रों को गाने वाला जो उद्गाता कहलाता है। यजुर्वेद में इसमें जो है यज्ञों के नियमों का या विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद के जो मंत्र का उच्चारण करने वाला जो पुरोहित अथर्वयु कहलाता है। अथर्ववेद में यह सबसे बाद का वेद है और इस वेद में तंत्र मंत्र जो है काला जादू आदि का वर्णन है। अथर्ववेद के जो पुरोहित को ब्रह्म कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से जो है कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार से जो है व्यापार जैसे काम करता था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वैश्य हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित न होकर जो है जन्म आधारित होने लगी थी। इस काल में जो है खेती, पशुपालन और जो है व्यापार पर वैश्य वर्ण का अधिकार था। उत्तर वैदिक काल में जो है यज्ञों को बहुत अधिक महत्व दिया जाने लगा। इस काल में स्त्रियों के जो है पैतृक संपत्ति के जो है अधिकार में भी कमी आई। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के जो है स्थान पर प्रजापति प्रमुख देवता हो गए। जो है पूषण अब शूद्रों के देवता हो गए जो पहले पशुओं के देवता थे। इस काल में 2 मुख्य महाकाव्य थे, जैसे कि महाकाव्य जय संहिता और दूसरा था रामायण। उत्तर वैदिक काल में जो है जात व्यवस्था कठोर हो गई थी और इसी काल में गोत्र व्यवस्था स्थापित हुई थी। तो अब हम लोग जो है महाजनपद से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन है, सभी जो है टॉपिक वाइज दिए गए हैं। तो बहुत अच्छी बुक है रोजगार विद अंकित की जीएस निधि। अगला जो क्वेश्चन है 63, कौशल महाजनपद यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी वर्तमान में किसका एक भाग है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कौशल महाजनपद वर्तमान में उत्तर प्रदेश का भाग है और कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। कौशल महाजनपद एक जो है शक्तिशाली महाजनपद था। वज्जी महाजनपद की जो राजधानी है खालिस्तान है, तो ये हो जाएगा वैशाली। वज्जी महाजनपद की जो राजधानी है वैशाली थी। वैशाली में लिच्छवी शासकों ने शासन किया था। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, महावस्त्र तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपद और उनकी जो राजधानी निम्न है, जैसे कि यहाँ दिया गया है, एक तरफ महाजनपद और एक तरफ राजधानी। काशी की जो राजधानी है ये वाराणसी है। अगला जो है कौशल की जो राजधानी श्रावस्ती है और अंग की राजधानी है चंपा है। मगध की राजधानी राजगृह या गिरिव्रज है और कुर की इंद्रप्रस्थ है। कंबोज की हाटक या राजपुर है और असमक की हो जाएगी पोतना या पोटली हो जाएगी। वज्ज की जो राजधानी है वैशाली। अवंती की हो जाएगी दक्षिणी महिष्मती उत्तरी उज्जैनी। गंधार की हो जाएगी तक्षशिला और सूरसेन की हो जाएगी मथुरा। मत्स्य की जो राजधानी है विराटनगर हो जाएगी और पांचाल की हो जाएगी उत्तरी पांचाल अहिच्छत्र, दक्षिणी पांचाल कंपिल्ले। मल्ल की राजधानी कुशीनगर तथा पावा हो जाएगी और चेद की राजधानी हो जाएगा सुक्तिमती। वत्स की राजधानी कौशाम्बी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है विश्व इंपॉर्टेंट फैक्ट है, विश्व का प्रथम गणतंत्र वैशाली के जो है लिच्छवी को माना जाता है। 65 मगध महाजनपद खालिस्तान नदियों से घिरा हुआ था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा और सोन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मगध महाजनपद गंगा और सोन नदियों से घिरा हुआ था तथा उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था।
विस्तृत उपजाऊ मैदान, खनिज उपलब्धता, वन क्षेत्र एवं हाथियों की उपलब्धता, लोहे के विकास, प्राकृतिक सुरक्षा आदि ने जो है मगध साम्राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक साम्राज्य की महत्ता के अनुसार बिम्बिसार को माना जाता है। बिम्बिसार का एक और नाम श्रेणिक था। यह नाम इन्हें जैन साहित्यों में दिया गया था। बिम्बिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है और इसका प्राचीन नाम क्या था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, वितस्ता नदी कहते थे। सप्त सिंधु स्थान आर्यों का जो है भारत में प्रारंभिक निवास स्थान माना जाता है और यहाँ पे 7 नदियाँ की भूमि थी। ये 7 नदियाँ इस प्रकार हैं, जैसे कि सिंधु, विपाशा ब्यास नदी और शतुद्री, सतलुज, वितस्ता, झेलम, अश्विनी, चिनाब, परशुरी, रावी, सरस्वती, घग्गर, ये सभी नदियाँ थी। अब हम लोग दोस्तों बौद्ध धर्म से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी को डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो 67 बौद्ध धर्म का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र लिखी थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अश्वघोष। बुद्ध चरित्र अश्वघोष ने लिखा है। प्रमुख पुस्तक एक तरफ दी गई है और एक तरफ रचनाकार दिया गया है। बुद्ध चरित्र की बात करें तो ये अश्वघोष रचनाकार हैं और सौंदरानंद ये अश्वघोष इसकी भी रचना किए हैं और चरक संहिता ये चरक ने लिखा है और माध्यमिक सूत्र ये नागार्जुन की है और महाभाष्य शास्त्र ये वसुमित्र की है पुस्तक। अगला क्वेश्चन है 68। उल्लांबना निम्नलिखित में से किस धर्म का जो है त्यौहार है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म का। उल्लांबना त्यौहार मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के जो है महायान संप्रदाय का पालन करने वाले लोगों द्वारा मनाया जाता है। 69 नंबर है त्रिपिटक जो है त्रिपिटक खालिस्तान के धार्मिक ग्रंथ हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्धों के जो है धार्मिक ग्रंथ हैं। त्रिपिटक जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, जैसे कि सुत्त पिटक है और विनय पिटक है और अभिधम्म पिटक है, ये तीनों जो है बहुत ही पूछे जाते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जो है कथनों पर विचार करना है। जैसे कथन दिया गया है, पहला कथन ये दिया गया है और ये दूसरा दिया गया है, तीसरा दिया गया है, तो ये सभी जो है दोस्तों सभी सही हैं। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं 1 बाय 1 करके कि दूसरा में दिया गया बौद्ध धर्म में अनंतता की जो अवधारणा स्थायी आत्मा के अस्तित्व में नकारती है, ये भी सही है। और महायान बौद्ध शाखा ने बोधिसत्व की अवधारणा प्रस्तुत की, ये भी सही है। और मिलिंद पन्हो एक जो है पाली ग्रंथ है जिसमें भारतीय यूनानी शासक मिलिंद और भिक्षु नागसेन के बीच संवाद दर्ज है। तो सभी जो क्वेश्चन जो है यहाँ पे सभी जो पॉइंट है सही थे। अब हम लोग जो है 71 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हीनयान और महायान निम्नलिखित में से किस धर्म की शाखाएं हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म की शाखाएं। चतुर्थ बौद्ध संगीत में जो है बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में जो है विभाजित हो गया था, जिसका पहला था ये हीनयान संप्रदाय और दूसरा था महायान संप्रदाय। 72 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें भी विचार करना है। पहला दिया गया है त्रिपिटक बौद्ध मठों के लिए पारंपरिक शब्द है और जो दूसरा दिया गया है ये दिया गया है जातक गौतम बुद्ध के जो है पूर्व जन्मों की जो है कथाओं का एक विशाल संग्रह है। तीसरा दिया गया है दूसरी बौद्ध संगीत जो है कश्मीर के कुंडल वन में बुलाई गई और इसके परिणाम स्वरूप संघ में पहला विभाजन हुआ। चौथा है मौर्य सम्राट अशोक ने जो है कलिंग की लड़ाई के बाद जो है बौद्ध धर्म अपनाया और इसके जो है प्रसार में सहायता की। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 और 4। 2 और 4 जो है ये और ये वाला जो पॉइंट है सभी दोनों सही हैं, बाकी जो है गलत है। 1 और 3 गलत है। अगला जो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट में देख लेते हैं। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित धार्मिक ग्रंथ है और द्वितीय बौद्ध संगीत की बात करें तो 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में तथा शाबक मीर की अध्यक्षता में हुई थी। अगला क्वेश्चन है 73। बुद्ध को निम्नलिखित में से किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बहुत पूछा जाता क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए पीपल का वृक्ष के नीचे इनको जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था।
गौतम बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति है 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में निरंजना पुनपुन, जिसे नदी कहते हैं, कि पीपल वृक्ष के नीचे इनको प्राप्त हुई थी। 74 निम्नलिखित में से किस जो है पिटक में बुद्ध की जो है शिक्षाएं शामिल थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुत्त पिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। पहला है सुत्त पिटक, इसमें जो है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख वर्णित है। और दूसरा विनय पिटक, इसमें बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षु भिक्षुणियों हेतु अनुशासन संबंधित नियम वर्णित है। और तीसरा है अभिधम्म पिटक, ये इसमें बौद्ध मतों की जो है दार्शनिक व्याख्या, महात्मा बुद्ध के उपदेशों तथा सिद्धांतों से संबंधित नियम वर्णित हैं। अगला क्वेश्चन है 75। जिन शैलेंद्र जो है राजाओं का जो है भारतीय शासकों के जो साथ नज़दीकी संपर्क था, वे जो है निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये हो जाएगा बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। शैलेंद्र राजवंश की जो उत्पत्ति है 8वीं शताब्दी में मानी जाती है। इस राजवंश में के जो राजाओं ने बौद्ध धर्म के जो है महायान संप्रदाय का अपनाया था, महायान संप्रदाय को अपनाया था। बोरोबुदुर मंदिर जो है इंडोनेशिया में है और शैलेंद्र राजवंश के जो शासन के दौरान निर्मित महत्वपूर्ण स्मारकों में से एक है। 76 नंबर है बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली जो है प्रथम महिला थी। तो ये हो जाएगा प्रजापति, जो है प्रजापति गौतमी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट फैक्ट में देख लेते हैं। गौतम बुद्ध की जो माता है महामाया थी और बुद्ध के जो जन्म के 7वें दिन ही उनकी जो मृत्यु हो गई थी। इनका जो लालन पालन किया था, इनकी मौसी किया था, प्रजापति गौतमी नाम था इनका। प्रजापति गौतमी बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली जो है प्रथम महिला थी। बुद्ध के बचपन का जो नाम है ये सिद्धार्थ था। और बुद्ध के जो जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के जो प्रतीक हैं, जैसे कि घटना एक तरफ दिया गया, एक तरफ चिन्ह प्रतीक दिया गया है। तो ये जो जन्म है ये कमल एवं सांड का प्रतीक है। और ग्रह त्याग की जो प्रतीक है ये घोड़ा महानिभिष्क्रमण कहते हैं ग्रह त्याग की प्रक्रिया को। और ज्ञान पीपल बोधि वृक्ष और निर्वाण का जो चिन्ह है ये पद चिन्ह है। और मृत्यु का जो चिन्ह है स्तूप है, महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, ये भी इम्पोर्टेंट है, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। ये भी पूछा जाता है कि बुद्ध के उपदेश किस भाषा में दिए गए थे, तो पाली भाषा हो जाएगा। उन्होंने सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 77 है बुद्ध ने खालिस्तान में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की, जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये हो जाएगा बोध गया बिहार में। गौतम बुद्ध का जो जन्म है 563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु के जो है निकट लुम्बिनी में हुआ था। और गौतम बुद्ध के पिता का नाम जो था ये सुदोधन था। और माता का नाम भी हम लोग पढ़े हैं, जो है बुद्ध की जो पत्नी का नाम था यशोधरा है और माता का नाम महामाया था। और इनके जो पिता हैं ये साखगढ़ के मुखिया थे। गौतम बुद्ध के जो घोड़े का नाम था एक कंठक था, ये भी पूछा जाता है। इनके जो सारथी का नाम था एक चन्ना था। बुद्ध के प्रारंभिक गुरु आचार्य आलार कलाम तथा धर्माचार्य रुद्रक रामपुत्र थे। बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया तथा 6 वर्ष की कठोर तपस्या की। 35 वर्ष की आयु में इन्हें बोधगया में वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। यह पीपल बोधि वृक्ष जो है गया बिहार निरंजना नदी पुनपुन नदी के तट पर स्थित था। तपस्सु तथा जो है भल्लिक नाम के 2 शूद्र इनके पहले अनुयायी बने थे। महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया। 483 ईस्वी पूर्व 80 वर्ष की आयु में इनकी जो मृत्यु हो गई थी। और बुद्ध के जो अस्थि अवशेषों को 8 भागों में विभाजित कर मगध, वैशाली, कपिलवस्तु जो है अल्लिकप और वेदादीप, कुशीनारा, पावा और रामग्राम भेजा गया। और इन स्थानों पर 8 स्तूप बनाए गए। बौद्ध संगीतियाँ की बात करें तो इनकी जो संगीत है, और प्रथम जो संगीत हुई थी ये राजगृह में हुई थी आजाद शत्रु के शासनकाल में। बहुत पूछा जाता है। और ये अध्यक्षता किसने किया था, तो महाकश्यप। और अवधि की बात करें तो ये 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। और जो है दूसरी जो हुई थी वैशाली में हुई थी और कालाशोक के शासनकाल में। और साबक मीर ये शुभकामी थे और 383 ईस्वी पूर्व में।
तृतीय बौद्ध संगीत ये पाटलिपुत्र में हुई थी और अशोक अध्यक्ष रहे हैं, और मोगलीपुत्र 30 से और 250 ईस्वी पूर्व में। चतुर्थ ये जो है कुंडलग्राम यानी कनिष्क के काल में, और वशमित्र और लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ था। 78 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के जो गृह त्याग का जो प्रतीक क्या था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा घोड़ा। महात्मा बुद्ध के जो गृह त्याग का जो प्रतीक है घोड़ा था, क्योंकि आप लोग दूसरे इस तरह से याद कर लीजिएगा कि गए किससे थे, तो एक घोड़ा से गए, तो घोड़ा हो जाएगा गृह त्याग की प्रक्रिया। कमल एवं सांड बुद्ध के जो है जन्म का प्रतीक था, तथा पीपल बोधि वृक्ष इनके जो है द्वारा अर्जित ज्ञान का प्रतीक था। 79 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जो जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 563 ईसा पूर्व। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध का जो जन्म है 563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता का नाम अभी हम लोग पढ़ ही चुके हैं, बार बार रिपीट हो रहा है, शुद्धोधन, और माता का नाम महामाया देवी था। इनके पिता साक्य गणराज्य के, माता कुलीय गणराज्य से थी। गौतम बुद्ध का जो अन्य नाम है साक्य मुनि के नाम से भी जानते थे एवं तथागत भी है। इनकी जो मृत्यु है 483 ईस्वी पूर्व, ये इंपॉर्टेंट है, कुशीनगर में हुई थी। 80 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध काल का जो सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? तो ये पूछा जाता है, तो सांची स्तूप हो जाएगा करेक्ट आंसर। सांची स्तूप ये मध्य प्रदेश राज्य में है, और महाबोधि स्तूप की बात करें तो बिहार में है, और धामेक स्तूप की बात करें तो उत्तर प्रदेश में है, और केसरिया स्तूप की बात करें तो बिहार में है। चौखंडी स्तूप ये उत्तर प्रदेश में है। अगला देख लेते हैं 81 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध संघ में स्त्रियों के जो प्रवेश की जो शुरुआत कहाँ हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वैशाली में हुई थी। गौतम बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर वैशाली में स्त्रियों को भिक्षुणी के रूप में प्रवेश देना प्रारंभ किया था। संघ में प्रवेश पाने वाली जो प्रथम महिला महाप्रजाति गौतमी थी। महाप्रजापति होनी चाहिए यहाँ पे, गौतमी थी। और त्रिपिटक बौद्ध धर्म का जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसमें विनय पिटक, अभिधम्म पिटक तथा सुत्त पिटक शामिल है। 82 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, और यहाँ पे ये दिए गए हैं धार्मिक ग्रंथों और संबंधित धर्मों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा मिलान सही है? तो ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे दिए गए एक तरफ अरण्यक हिंदू धर्म, जन्म सखियाँ सिख धर्म से, आगम सूत्र ये बौद्ध धर्म से, त्रिपिटक जैन धर्म से। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, केवल 1 और 2 सही है, बाकी जो है गलत है। ये अरण्य पिटक हिंदू धर्म से ये सही है, जन्म सखियाँ सिख धर्म से ये सही है, बाकी सभी जो है गलत है। आगम सूत्र जो जैन धर्म से तथा त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। जैन साहित्य को आगम कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग दोस्तों बौद्ध धर्म को पढ़ चुके हैं, अब हम लोग जो है जैन धर्म के बारे में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं पूछे जाने की संभावना है, सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो 83 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, जैन धर्म और दर्शन की जो उत्पत्ति और प्रसार 24 तीर्थंकरों द्वारा किया गया। और दूसरा दिया गया है, जैन भी वेदों में विश्वास नहीं करते, लेकिन वे आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। 24वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, और पार्श्वनाथ के अनुयायी सफ़ेद वस्त्र पहनते थे। 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर थे। तो यहाँ पे बताना है कौन सा सही कथन है। तो 1, 2 और 4, ये भी सही है, और 2 भी सही है, और 4 भाई सही। ये क्वेश्चन जो है पॉइंट गलत दिया गया है। तो यहाँ जो ऑप्शन सही हो जाएगा 1, 2 और 4 हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म में जो है पंचव्रत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका अर्थ चोरी न करना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्तेय हो जाएगा। अस्तेय चोरी न करना। पंच महाव्रत यानी अणु व्रत जैन धर्म में संबंधित है, और सत्य सदैव सत्य बोलना, अहिंसा किसी भी जीव पर हत्या यानी हिंसा नहीं करना, और अस्तेय चोरी नहीं करना, और अपरिग्रह संपत्ति एकत्रित नहीं करना, ब्रह्मचर्य इंद्रियों को अपने वश में करना। जैन धर्म के जो इन 5 पंच महाव्रतों में ऊपर के 4 जो तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने दिए, जबकि जो अंतिम 5वां है महाव्रत है, ये ब्रह्मचर्य वाला, ये महावीर स्वामी ने जोड़ा था। बौद्ध जो वास्तुकला की जो निम्नलिखित में से किस संरचना का उपयोग भिक्षुओं के रहने के निवास के रूप में किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विहार कहते हैं।
विहार यानी बौद्ध चैत्यों के समीप भिक्षुओं के रहने हेतु आवास है। और चैत्य की बात करें तो ऐसा बौद्ध मंदिर जिसमें स्तूप समाहित होता है। स्तूप की बात करें तो यह एक जो है गोल टीले के आकार की संरचना है और इसका उपयोग जो प्रयोग है पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए किया जाता है। 86 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म के जो है 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो ये हो जाएगा पार्श्वनाथ। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे ये जो है पार्श्वनाथ थे। और पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। ऋषभ देव की बात करें तो आदिनाथ के नाम से जाना जाता है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। अजितनाथ जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर थे और इनका जो प्रतीक चिन्ह है गज था। इस्यादवाद का जो संबंध है जैन धर्म से है। इसके जो अनुसार दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण प्रत्येक ज्ञान विभिन्न स्वरूपों में व्यक्त किया जा सकता है। कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाबोधि मंदिर परिसर का जो खालिस्तान के जीवन से सीधा संबंध है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा भगवान बुद्ध का। महाबोधि मंदिर बोध गया यानी बिहार में स्थित है और महाबोधि मंदिर परिसर का भगवान बुद्ध के जीवन में सीधा संबंध है। महाबोधि मंदिर को जो है वर्ष 2002 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है 88, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋजुपालिका नदी के किनारे। महावीर स्वामी को जो है 12 वर्षों की जो कठोर तपस्या के बाद जो है जम्बीग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर जो है साल वृक्ष के नीचे ज्ञान यानी कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के कारण ही महावीर स्वामी को जो है कैवल्यन कहा जाता है। जैन साहित्य मूलतः अर्ध मागधी भाषा में लिखा गया है। और अगला क्वेश्चन है 89, भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य था ये हो जाएगा जमाली। महावीर स्वामी की जो पुत्री विवाह जमाली का नाम छत्र से हुआ था। इसका जो जमाली ही बाद में महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी बना। महावीर स्वामी की जो पत्नी का नाम क्या था? तो यशोदा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एवं पुत्री का नाम जो था प्रियदर्शिना था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जैन धर्म की प्रथम जैन संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, प्रथम जैन सभा कब हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 300 ईस्वी पूर्व में हुई थी। प्रथम जैन सभा 300 ईस्वी पूर्व, कुछ स्रोतों के अनुसार 322 ईस्वी पूर्व में हुई थी। प्रथम जैन संगीत पाटलिपुत्र में हुई थी और इस संगीत के जो है बाद जैन धर्म 2 संप्रदायों यानी श्वेतांबर व दिगंबर में बट गया था। अगला जो पॉइंट है, दूसरी जैन संगीत 513 ईस्वी पूर्व, कुछ स्रोतों के अनुसार 526 ईस्वी पूर्व में गुजरात के वल्लभी में हुई थी। सभी जैन त्योहारों में सबसे प्रसिद्ध महामस्तकाभिषेक हर 12 वर्ष में कर्नाटक के खालिस्तान में दिगंबर पवित्र परिसर में मनाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रवणबेलगोला करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रवणबेलगोला अवस्थित चंद्रगिरी की पहाड़ियाँ कर्नाटक में हैं और इस स्थान पर गंगवंश के शासक राजमल चतुर्थ के मंत्री चामुंड राय ने वर्ष 983 ईस्वी में गोमतेश्वर की जो है एक विशाल प्रतिमा का निर्माण करवाया था। इसी समय से गोमतेश्वर का महामस्तकाभिषेक समारोह प्रत्येक 12वें वर्ष में मनाते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। जो है वे भिक्षु जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में विंध्य के दक्षिण की ओर प्रवास किया। जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय के बारे में सही नहीं है कि विंध्य के दक्षिण में प्रवास से इसका कोई ऐतिहासिक संबंध है। श्वेतांबर संप्रदाय के लोग सफ़ेद वस्त्र पहनते थे। श्वेतांबर संप्रदाय के लोग पार्श्वनाथ के मार्ग का अनुसरण करते थे। श्वेतांबर संप्रदाय के लोग जैन धर्म साहित्य को सच्चा और पवित्र मानते हैं और श्वेतांबर जो है भिक्षु आचार्य स्थूलभद्र की परंपरा का पालन करते हैं। जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं जैसे श्वेतांबर और दिगंबर। अगला जो क्वेश्चन है
क्वेश्चन अब हम लोग दोस्तों मौर्य वंश जो है ये इसके जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी डिस्कस करने वाले हैं। तो मौर्य वंश से जो पहला क्वेश्चन है यानी 93 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के इतिहास के जो पुनर्निर्माण के लिए इतिहासकारों ने निम्नलिखित में से किस स्रोत का उपयोग किया है। तो ये दिए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये पहला दिया गया है मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत के विवरण जो खंडों में मौजूद है, और दूसरा है अर्थशास्त्र जिसके कुछ भाग संभवतः और कौटिल्य या चाणक्य द्वारा रचित थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों सही है, एक व दोनों सही बात है। अगला क्वेश्चन है 94, पूर्व और मध्य भारत में मौर्यों का जो उत्तराधिकारी कौन था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों शुंग और कर्ण दोनों हो जाएगा। मौर्य के उत्तराधिकारी मौर्योत्तर काल में शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश तथा चेदी वंश थे। 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम मौर्य शासक था जिसकी हत्या उसके सेनापति ने कर दी थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वृहद्रथ हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अंतिम मौर्य वंश जो शासक वृहद्रथ की हत्या वर्ष 185 ईस्वी पूर्व में उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। 96 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य द्वारा जो है नागार्जुनी गुफाएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय को दान की गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आजीवक हो जाएगा। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मखलिपुत्र गौशाल थे, और आजीवक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र की बात करें तो श्रावस्ती था। आजीवक अशोक के वृक्ष की उपासना करते थे, और आजीवक जैन दिगंबरों की तरह ही निर्वस्त्र रहते थे। 97 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मौर्य साम्राज्य के काल के प्रशासनिक और सैन्य संगठन का सूक्ष्म विवरण देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। प्रमुख पुस्तकें दी गई हैं और रचयिता तथा संबंधित तथ्य दिए गए हैं। तो प्रमुख पुस्तकें हैं, रचयिता है और संबंधित दिए गए हैं। तो ये अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य हैं, मौर्य साम्राज्य के शासन से संबंधित है। नीतिसार के जो रचयिता हैं कामंदक हैं, गुप्त साम्राज्य के राजतंत्र से संबंधित है। बृहत संहिता ये वारामिहिर और शुल्ब सूत्र ये बौधायन जो है रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन है 98, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म और उसके अहिंसा के सिद्धांत को अपना लिया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक ही हो जाएगा। कलिंग का युद्ध लगभग 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था, और मौर्य सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण करके इसकी राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया था। इस युद्ध में हुए नरसंहार को देखकर मौर्य सम्राट अशोक ने युद्ध की नीति को त्याग कर बौद्ध धर्म को और उसके अहिंसा के सिद्धांत को अपना लिया था। नोट में देख लेते हैं, नोट पॉइंट में, मौर्य सम्राट अशोक का जो वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईस्वी में हुआ था। 99 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जो है मौर्य राजा ने श्रवणबेलगोला में आमरण अनशन किया और उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन जो है मतानुयायी था, और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है व्यतीत किए थे। इसी स्थान पर वर्ष 298 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने उपवास करके अपने शरीर को त्याग दिया। जैन धर्म में इस प्रक्रिया को संथारा या संलेखना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा को देवानाम प्रियदासी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक हो जाएगा। मौर्य सम्राट अशोक को उसके अभिलेखों में देवानाम प्रिय जो है पियादासी के नाम से भी जाना जाता था। मौर्य सम्राट अशोक को पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया है। देवानाम प्रिय जो पियादासी से आशय है देवों का प्यारा। मौर्य सम्राट अशोक ने मास्की लघु शिलालेख में स्वयं को बुद्ध शाक कहा है। नोट पॉइंट में देख लेते हैं, मौर्य सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग जो टॉप जो है 100 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। दोस्तों ये पहला पार्ट है और इसके बाद भी दूसरा पार्ट आएगा। तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि हमारे सारे नोटिफिकेशन अब तक पहुँचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।